वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। और दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर यह कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिसने एक छोटे से शहर से निकलकर अपनी कोशिशों के दम पर, अपने हौसले के दम पर, अपनी हौसलों की उड़ान के दम पर न सिर्फ हिंदुस्तान के पूरे कैनवास पर अपनी पहचान बनाई बल्कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर भी अपना और अपने मुल्क का और अपनी सरजमी का नाम भी रोशन किया। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हौसलों की उड़ान में आज तशरीफ लेकर आ रही हैं बहुत प्रतिष्ठित आचार्य प्रतिष्ठा। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत प्रतिष्ठित, और नाम भी आप देखें कि प्रतिष्ठा, और क्या प्रतिष्ठा उन्होंने पाई न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम मुल्कों के अंदर हिंदुस्तान का परचम उन्होंने फहराया अपनी काबिलियत के दम पर। और जो हिंदुस्तान की तहजीब है और साथ ही साथ जो उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना है देश को, दुनिया को और इंसानियत को देने के लिए, सेहत का, मानसिक सेहत का और खुशी का। आइए करते हैं शुरुआत हौसलों की उड़ान की, जानते हैं उनकी ही कहानी, उनकी ज़बानी। तो शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, सहारनपुर से, और नाम में ही लोग कहते हैं कि नाम में आखिर क्या रखा है। हाँ। तो आपको देखकर लगता है कि नाम में ही शायद सब कुछ रखा है। राशिद जी, इसको हम कहते हैं यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण जी। तो नाम तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है। हमारी यात्रा एक छोटे शहर से शुरू होती है, लेकिन ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक्सेल कर रहा है या एक मुकाम पर पहुंच करके काम करता है, हमें वो व्यक्ति नज़र आता है, पर उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे की कहानी वो बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग पूछते भी हैं हमसे कि आचार्य जी, आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जो है, आपकी इतनी बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो हम कहते हैं देयर इज़ अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट। तो उसको जन जन तक जो आपके काम का हो आप बोल लीजिए। लेकिन जब आपसे बात हो ही रही है तो बिल्कुल सहारनपुर से यात्रा शुरू हुई, और कुछ चीज़ें घुट्टी में मिल जाती हैं, तो हमें भी घुट्टी में मिला। और हम अक्सर कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना किसने सिखाया। लेकिन जब चीज़ें घुट्टी में मिलती हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर ज़्यादा हो जाता है, समझ सकते हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर आप उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं तो फिर आप विजय होते हैं, जीत को प्राप्त करते हैं। और इसमें मैं छोटी सी बात से कंक्लूड करूंगी कि जीवन में जब भी आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो 3 पड़ाव आते हैं। पहला होता है उपहास, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। फिर आता है विरोध, फिर वो आपको कहते हैं कैंसिल, इसको तो अलग सा है कुछ, और आप अडिग रहते हैं तो फिर तीसरा पड़ाव आता है स्वीकृति। तो आज विश्व ने स्वीकृति दी, आचार्य प्रतिष्ठा, महिला योगाचार्य, पहली महिला योगाचार्य छोटे से शहर से निकली, लेकिन फिर उसे एक्सेप्टेंस निश्चित रूप से मिली। कहते हैं कि जिनको यकीन है, जिनको विश्वास है, फूल खिल जाएंगे, चाहे जमीन हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। और उजाला ऐसा है कि जो सूर्य की आभा होती है और जो सूरज की जो चमक है, उससे न सिर्फ हिंदुस्तान चमकता है, पूरी जमीन, पूरी धरती चमकती है। लेकिन जिस संस्कृति से प्रतिष्ठा आचार्य आ रही हैं उसे योग संस्कृति कहते हैं, और जिस घराने से वो आ रही हैं तो उनके जो पिताजी हैं, उनके नाम का तो जिक्र मैं क्या करूं, लेकिन भीष्म पितामह उनको कहा जाता है हिंदुस्तान के, और उस घराने से आपका ताल्लुक है। तो आप पर भी बात होगी, लेकिन आपने कहा कि मछली के बच्चे को आखिर तैरना किसने सिखाया। तो बात मछली की हो ही जाए। हाँ। और वो भीष्म पितामह जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। हाँ। पहले
तो थोड़ा सा जिक्र बिल्कुल वाले साहब का। स्वामी भारत भूषण जी, और हम लंदन में थे एक बार, तो हमसे वहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध मैगजीन है, वो हमारा इंटरव्यू ले रही थी, लॉन्ग बैक अराउंड 25 साल पहले की बात होगी या उससे भी पहले। तो उन्होंने पूछा, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग योग आचार्य जी? तो हमने कहा, व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर। तो जब हम माँ के गर्भ में थे तब से सीख करके आए हैं। तो पूज्य पिताजी स्वामी भारत भूषण जी, वो योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित योगी हैं, वो भी 1991 में। और जब उन्हें सम्मान मिला राशिद जी, तो बड़े खुश थे। तो बोले, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मुझे सम्मान मिला है, इसलिए खुश हूँ कि मेरे कारण मेरी विधा को पहली बार ये सम्मान मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर उन्होंने भारत योग परंपरा, उन्हीं से आरंभ होकर के आज पूरा विश्व उसको अपनाता है। उन्होंने बहुत कार्य किया, और चाहे वो पहला इंटरनेशनल योग फेस्टिवल हो या पैरामिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग में योग का जोड़ना हो, तो उनसे पूछा भी गया, उनसे पूछा कि भाई आर्मी वाले तो इतने फिट होते हैं, आप उनको क्यों योग कराना चाहते हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो आज तक का सबसे बड़ा और महान योद्धा हुआ, जब उसको लड़ने का समय आया वो शस्त्र त्याग देता है, अर्जुन, और रणभूमि के मैदान में पहला योग का उपदेश दिया गया, तब उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो बोले कि ऐसा नहीं है, जो भी व्यक्ति, आप राशिद जी बैठकर अपनी एंकरिंग कितना परफेक्टली करते हैं, ये योग निर्धारित करता है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन योगी हुए बिना हम परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ हमने उनसे प्राप्त की। और हमको अक्सर लोग कहते हैं कि आचार्य जी, देयर आर सो मेनी फेदर्स इन योर हैट। आप एक डिप्लोमेट रही हैं, आपने शास्त्रीय नृत्य संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, आपने रंगमंच में जो है नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर रही हैं, योग के विषय में तो सभी को पता है। कैसे आप एक पत्नी हैं, एक माँ हैं, एक बेटी हैं, सब कुछ कैसे मैनेज किया? तो कारण बस योग है। क्योंकि योग आपके, अगर आप योग साधना को 1 घंटा देते हैं, वो बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। सो इट डबल्स योर वर्किंग कैपेसिटी। तो आपको 24 घंटे भी लगते हैं कि अरे मैं तो इतना कुछ कर सकता हूँ। तो वो हमें योग से प्राप्त होता है, और ये हमारा सौभाग्य, कुछ पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म कि ऐसे घर में जन्म हुआ, और फिर उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। जी, आपने थोड़ा सा हिंट जरूर दे दिया है नाज़रीन के लिए कि योग जो है सिर्फ वो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी मानसिक एक्टिविटी है, वो आपकी रूहानियत है, जो कि जितनी ज़्यादा मजबूत होती जाती है तो उतनी ही ज़्यादा आपकी फिजिकलिटी, फिजिकल वर्ल्ड आपका बहुत ही ज़्यादा रिफाइन होता चला जाता है। और बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी एक बकेट है और उसमें बहुत सारे सितारे हैं, और किस किस पर नजर डालें, सब पर चर्चा होगी। इतना कुछ अचीव किया है प्रतिष्ठा आचार्य ने। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ही आता है, मेरा सवाल ये आपसे कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, वकील का वकील, फिल्म स्टार का फिल्म स्टार, एंकर का एंकर, एक्टर का एक्टर, नेता का नेता बनता है। और आपके जो वालिद साहब हैं योग संस्कृति के बहुत बड़े पुरोधा हैं। सो आपने ये ज्वाइन किया, एक एडवांटेज तो होता ही है बच्चे के सामने, अगर एक पीछे की पीढ़ी ने कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी व्हाई डिड यू चूज यौगिक संस्कृति? अब राशिद जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार बताते हैं कि सबको लगता है कि नहीं, बचपन से तो पिताजी ने सिखाया, इन्होंने सीख लिया। ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं थी, कहानी बिल्कुल उल्टी थी। जिस तरह से आज हम बच्चों को प्रॉपर सिखाते हैं, आज जो सेशंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, हमारे समय पर ऐसी नहीं थी। तो हम छुप छुप के क्लासेस अटेंड करते थे, पीछे बैठ के करते थे। ऐसा नहीं था कि अगर आप उनकी पुत्री हैं तो आपको कुछ अलग से प्रिविलेज मिल रही हो। सीख रहे थे। मुझे लगता है जितना हम बच्चे को कह के सिखाएं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चा देखकर सीखता है। तो हम उस माहौल में बड़े हुए। बट हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स की। कथक केंद्र भारत का राष्ट्रीय संस्थान, वहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ, विच वॉज अ बिग थिंग। पहली बार कोई सहारनपुर जैसे शहर से, बल्कि इस पूरे बेल्ट से, ये मेरठ मुजफ्फरनगर साथ, पहली बार कोई निकल करके जो है वहाँ उसका चयन हुआ। तब तक हमें नहीं पता था कि हम मतलब किस लीनेज से आते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो नॉर्मल था, हम तो उसको देख करके बड़े हो रहे थे। जब हम यहाँ आए तब हमें समझा जब पद्म सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज़ होता है भाई। अच्छा, अगर किसी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, तब हमें समझ आया कि योग कितना महत्वपूर्ण है। तब हमें समझ आया कि जो चीज़ हमें घुट्टी में मिली, उसको सीखने के लिए तो लोग जन्म जन्मांतर लगा देते हैं। वहाँ एक परिवर्तन आया। फिर हमने हमारे जीवन का लगभग 2 वर्ष का समय ऐसा रहा
जब हमने 100 रुपये महीना और 2 जोड़ी कुर्ते में अपना समय निकाला। इसलिए नहीं कि था नहीं, इसलिए कि हम देखना चाहते थे कि हम किस हद तक अपने आप को तपा सकते हैं। तो दिल्ली में रहते हुए 100 रुपया महीना और 2 जोड़ी कपड़ा, एक धोते थे एक पहनते थे, धोते थे एक पहनते थे। वो हमारा वो समय था जहाँ असलियत में समझ में आया कि परिस्थिति मनस्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी, मनस्थिति परिस्थिति को परिवर्तित करेगी। तो फिर उसके बाद हमें मीडिया ऑफर्स आए, क्योंकि भाई नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर थे थिएटर में, कथक केंद्र के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हम, गायन वादन नर्तन सब में जो है हमारी विधिवत शिक्षा हुई, इतिहास को हमने पढ़ा, संस्कृति को हमने पढ़ा, संस्कृति विशेषज्ञ के रूप में लोगों ने हमें जाना। लेकिन जब हमें मीडिया ऑफर्स आए तो हमें लगा कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लगा परमात्मा परीक्षा ले रहे कि ये अब अपने उद्देश्य से हिलती हैं या नहीं। तो फिर एक तरफा होकर के एक बहुत बड़े कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो जीवन में आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। तो एक बड़े प्रसिद्ध कोई संत हुए, उनका एक किस्सा था कि वो सड़क पर जा रहे थे, दुविधा में थे, तो पीछे से एक तोंगे वाला आया, उसने कहा भाई पास से हो। उन्होंने उसी के पैर पकड़ लिए, बोले तू ही मेरा गुरु है, तूने मुझे बता दिया भाई पास से हो, मतलब एक तरफा हो जी। तो आपके जो एलिवेशन का मोमेंट है वो कब आ जाए आपको पता नहीं है, और तब आप जीवन के सारे संताप और दुख से बाहर आ जाते हैं। तो जब हमारी ये ट्रेनिंग हुई और सब, तब हमें समझ में आया दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस लीनेज। अब यहाँ एक समस्या और आ जाती है, हम जिस संस्कृति से को देखते हैं या बड़े हुए, बेटा होगा तो उसी को ये परंपरा सौंपी जाएगी। तो वहाँ हमारे पिताजी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, बेटी भी इक्वली एलिजिबल है, अगर वो उस क्षेत्र में इतना काम कर रही हैं तो दोनों तरफ से चीज़ होती है। उन्होंने समाज के विरुद्ध जाकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया और हमने पूरी अपनी तरफ से मेहनत करके उस चीज़ को सोचा, सब ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, इसको हमें आगे ले जाना है। फिर चाहे जितनी भी संघर्ष है वो हम झेलेंगे, हम आगे जाएंगे। फिर हमें सौभाग्य हुआ पहली महिला योगाचार्य बेटी को अपनी विरासत देने की जो एक अजीम मिसाल है, वो इस्लाम की इतिहास में भी मिलती है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे और उनकी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, तो उनसे ही उनका वंश भी चला और आगे की कहानियां फिर आज तक चलती चली आ रही हैं। तो हिंदुस्तान में ये एक मिसाल आपकी तरफ देखने को मिलती है। आपकी ही इस बात से एक सवाल निकल कर आता है, वो ये कि युवा आज का, खासकर भारत के ही नौजवान की बात करते हैं, बड़े पसोपेश में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे कि आपने कहा कि एक आपको मौका मिला कि आप अपने मार्ग से भटक जाएं, लेकिन आपने अपनी क्लैरिटी रखी। तो योग के जरिए क्लैरिटी हासिल कैसे की जा सकती है और कैसे ये जाना चाहे कि हाँ, मैं इस राह पर चलने के काबिल हूँ, ये क्लैरिटी कैसे ले एक नौजवान? बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो अगर हमको यही नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है, तो हमारे पास महंगी से महंगी गाड़ी भी है, हम उस गाड़ी को लेकर भटकते रहेंगे। जीवन का सत्य यही है। और अगर आपको पता है कि मेरा गंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, फिर आप चाहे पैदल पहुंचे, रिक्शा लेके पहुंचे, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। तो हमको ये मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हु एम आई एंड आई एम बॉर्न फॉर व्हाट। करेक्ट। हम तो भटकते रहते हैं। अभी हम अपने ही साथ के लोगों को देखते हैं और पीछे अभी नयों की बात, हम ये जेनजी है, ये मिलेनियल है, ये है की बातें छोड़ दीजिए। जो चीज युगों युगों से थी वो युगों युगों तक रहेगी। मनुष्य के भीतर का द्वंद्व युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा। मेरा युद्ध, मेरा संघर्ष मेरे साथ हमेशा से था, हमेशा रहेगा। फिर हम किसी भी, अंततः मनुष्य क्या चाहता है, वो किसी भी जाति धर्म परंपरा से आता है, वो ये कहता है कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, मेरे दुख दूर हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। हाँ, वो हमें योग देता है। तो मेंटल क्लैरिटी तब मिलती है जब हमें माइंड पर कंट्रोल होता है। अब ये बहुत सुंदर पहलू है जीवन का। आपको लगता है दैट एवरीथिंग इज रूल्ड बाय बॉडी, बट एवरीथिंग इज रूल्ड बाय माइंड। जैसे बॉडी से आगे हमें लगेगा सेंसेस रूल कर रहे हैं, आपको लग रहा है आंखें देख रही हैं, पर आप कभी नहीं कहते कि नेटफ्लिक्स देखने की आंखें कर रही हैं, टीवी देखने की आंखें कर रही हैं। कौन कर रहा है? मन कर रहा है। आप कभी नहीं कहते गोलगप्पे खाने की जबान कर रही है, मन कर रहा है। मन कर रहा है। घूमने जाने के पैर कर रहे हैं, मन कर रहा है। आज देर तक जगने का आंख कर रही है, मन कर रहा है। आज देर तक सोने का दिमाग कर रहा है, मन कर रहा है। तो एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज रूल्ड बाय माइंड। योग
मिसअंडरस्टूड एज अ साइंस ऑफ बॉडी। पहले ही प्रारंभिक सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये जो मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड हैं उनको साध, एकाग्र हो और आगे बढ़। तो योग के ही माध्यम से आप एकाग्र हो सकते हैं, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो जब आप योग की अवस्था में होते हैं, तन को साधते हैं, मन को साधते हैं, आप एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ते हैं, देन थिंग्स बिकम वेरी क्लियर फॉर यू। तब आपकी लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होते हैं, तब आपकी लाइफ में बैड एंड गुड नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है। एक अनुभव था, मैंने जिया, अब मैं आगे बढ़ूं, बस उतनी सी बात है। और एक छोटी सी चीज में मैं इसे कंक्लूड करूंगी। आप आज थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए और अपने 10 साल पहले की प्रॉब्लम्स को सोचिए, आप हंसेंगे, आप हंसेंगे। इन चीजों में परेशान हो रहा था मैं। तो इसको हम योग की भाषा में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अनित्य, that everything around and inside me is constantly changing. So the more easier I accept that change, I become happy. हर चीज परिवर्तित होगी। वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। सुख में याद रखोगे तो अहंकार नहीं होगा, दुख में याद रखोगे तो अवसाद नहीं होगा। भाई खुशी नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहा तो खुशी भी नहीं रहेगी, ये तो चलता रहेगा। मैं कितना एकाग्रचित्त होकर के रहता हूँ, ये मेरी साधना पर निर्भर करता है। थोड़ा सा योग को लेकर ही साइंटिफिक बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपने मन की बात कही, तो नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि ये शरीर है, और जितना थोड़ी बहुत जानकारी मैंने हासिल की तो पता लगता है कि एक और शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, और एक मन का शरीर है। तो कितने शरीर हैं और उन शरीरों को किस तरीके से साधा जाता है जिससे कि आपका फिजिकल वर्ल्ड और ये फिजिकल बॉडी आपकी सस्टेन करती है और स्टेबल रहती है? ये आपने बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। इसकी व्याख्या हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। और जब हम, आपने कहा कितने शरीर है, मतलब ये कोई आम व्यक्ति तो पूछ नहीं सकता। देखिए, क्योंकि अगर मैं अभी किसी व्यक्ति से कहूँ आंख बंद करो और अपने बारे में सोचो, शरीर तो छोड़ो, वो इतना सोचेगा बस, क्योंकि मनुष्य इतना ही जानता है खुद को, वो अपना पीछे भी नहीं जानता, उसने सोचा ही नहीं। मतलब वो अपने आप को सिर्फ देह समझ रहा है, और वो भी इतनी समझ रहा है, वो सोचता है मेरी आइडेंटिटी ये है। तो इसमें हमारे पंचकोश आते हैं, 5 शरीर है। अन्नमय कोश, माय फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, माय वाइटल बॉडी, सांस ले रहे हो 24 घंटा पर याद भी नहीं आता कि ले रहे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई ना, वैल्यू नहीं है उसकी। फिर मनोमय कोश, माय मेंटल बॉडी। फिर विज्ञानमय कोश, माय इंटेलेक्चुअल बॉडी, जिससे अहंकार आता है। आधे अधूरे से अहंकार आएगा, पूर्ण हो गया तो अहंकार मुक्त हो जाएंगे। और फिर 5वां आता है हमारा आनंदमय कोश, माय कॉन्शियस बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी। तो आनंदमय तक पहुंचने के लिए इन चारों को साधना पड़ेगा। तो क्या योग क्या सिखाता है? पहले शरीर को साधो। शरीर ही नहीं सदा, अभी तो बैठ ही नहीं पा रहे। हम कहें चलिए जी ध्यान लगाइए, आप कहेंगे भाई अभी तो कमर दर्द पे ध्यान लगा हुआ है, अभी मैं कैसे ध्यान लगाऊं? या कहेंगे अरे जहाँ पे ध्यान लगाना था ना वो तो आ ही नहीं रहा, कुछ और ही आ रहा है, बिकॉज एफर्ट आप डाल रहे हैं। जब सहजता में आ जाता है, फिर आता है आपका प्राण। अभी आप थोड़ा सा वॉक करके आएंगे, आपकी सांस चेंज हो जाएगी। छोड़ दीजिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, आप नर्वस हो जाइए। अभी आप शो कर रहे हैं, अब आप अभ्यासी हो गए, जब पहली बार किया होगा थोड़ा तेज तेज चल रही है, धक 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 हो रही है, ये कैसे हो रहा है? बिकॉज दिस इज हाउ आवर बॉडी इज बीइंग डिजाइन। अब योग क्या कर रहा है? आपके प्राण को, हमें कभी ये अनुभव नहीं हुआ कि हम बहुत तेज सांस ले रहे हैं, हम बहुत धीमी सांस ले रहे हैं, हम नर्वस हो गए, नहीं, एक ही गति में। आप हमारे जितने इंटरव्यूज देख लीजिए, कभी शुरू करने से पहले नहीं होता, खत्म होने के बाद नहीं होता, क्योंकि स्थिति आपकी सम हो गई है। फिर आपका मन, ऐसे मन अप एंड डाउन नहीं होता। फिर आपकी बुद्धि, अब यहाँ आ गए जो आपने कहा कि कैसे पता लगे कि मैं दुविधा से दूर हूँ, ये आपका इंटेलेक्चुअल बॉडी। और फिर आपका कॉन्शियसनेस, देन यू रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, बड़ी गहरी जानकारियाँ हौसलों की उड़ान के जरिए आचार्य प्रतिष्ठा दे रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। तो योग को थोड़ा सा स्लाइटली साइड करते हुए फिर से आचार्य प्रतिष्ठा पर आते हैं। उनकी प्रतिष्ठा बड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, और मुल्क से बाहर भी बहुत सारी अन्य कंट्रीज़ के अंदर। तो चर्चा थोड़ी सी इस पर कि सहारनपुर से आप आती हैं, आप हिंदुस्तान में भी छा गई, थोड़ा सा तजुर्बा दूसरे मुल्कों का, कैसे कैसे आपने दूसरे मुल्कों के अंदर कदम बढ़ाए, कैसे वहाँ प्रतिष्ठा मिली, प्रतिष्ठा को क्या कुछ किया, कैसे नाम रोशन किया हिंदुस्तान का और अपना भी? बिल्कुल, जब हम सहारनपुर से निकले, ये वो समय है जब इतनी
आपकी तो हौसलों की उड़ान है ना, तो सचमुच में उड़ान ही थी कि कहाँ सोच सकते हैं कि एक छोटे से शहर से निकल के हम इतनी लंबी यात्रा तय कर लेंगे। फिर पहले तो हमने अपने जो हमारा कार्यक्षेत्र है, जो संस्था है, उसी का विस्तार विदेशों में किया। फिर उसके साथ साथ हमने एज अ सीनियर डिप्लोमेट अपने देश की को सर्विसेज दी, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट के रूप में हमको जाना गया, क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ ये माना गया कि जो चीज़ युद्ध नहीं जीत सकता वो प्रेम जीत सकता है, वो संवाद जीत सकता है, बातचीत से आप चीज़ें सुलझा सकते हैं। तो हमने कई देशों में कार्य किया, और लास्ट हमारा कार्य मॉरिशस में रहा, जहाँ भारत सरकार के माध्यम से बहुत कार्य हुआ। वहाँ पर भारत सरकार का विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, जिसके हेड के रूप में और संस्कृति सचिव के रूप में हमें वहाँ का कार्यभार दिया गया। वहाँ हमने योग, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वादन, गायन, इन सब चीज़ों में लगभग पहला ऐसा कल्चर सेंटर जहाँ 2600 विद्यार्थी हमने इस पर हम आएंगे। हाँ। आपकी तमाम विधाओं के ऊपर, इसमें गाना भी है, बजाना भी है, और बहुत सारी कहते हैं ना कि एक हेड के अंदर बहुत सारे फीदर्स हैं, तो उस पर सब पे चर्चा होगी। लेकिन जो आपने डिप्लोमेसी की बात की है, अक्सर लोग समझते हैं कि जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है वो फॉरेन सर्विसेज के थ्रू ही आप वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ही, क्योंकि थोड़ा सा बता दें आपकी क्या प्रोसेस रही, कैसे आपको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू। तो उसके लिए हमको ये हमारी जो अभी की सरकार है, इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम जो कुछ क्षेत्रों के बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने एक्सेल काम किया है, उनको हम जो है बाहर भेजें ताकि वो कार्य करें। सो आई वाज द फर्स्ट वन। पहले थे हम जीवन में पहले ही रहे, पहली महिला योगाचार्य, पहला। अब देखिए, अब रील्स का कल्चर तो अब शुरू हुआ है। हमने 2 मिनट में योग 2015 में शुरू किया था, तो तब कोई सोच ही नहीं सकता, तो 2 मिनट में योग कैसे हो सकता है, पहले तो हम ही नहीं समझ पाए। हमें लगा ये कॉन्सेप्ट जो है पता नहीं, मतलब योग तो मतलब आधा 1 घंटा तो हो, बट वो 2 मिनट में जो गया तो वो इतना लोगों को पसंद आया, क्योंकि मनुष्य तो दुख से निवृत्ति चाहता है, वो चाह रहा है जितनी जल्दी मुझे मिल जाए। तो अब उसको हम रील्स कहने लगे हैं। तो हमने हम हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट वन रहे। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी जो आउटसाइडर्स को भेजा गया, तो हम पहले थे, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट रहे कि अब तो इस बात को हो गए 2017 से, अब देख लीजिए हम कहाँ 10 साल हो जाएंगे अगले साल। तो लेकिन अब उसके बाद रास्ता खुला बहुत लोगों के लिए, और अब काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हम स्टीरियोटाइप से हटकर, अगर किसी ने अपना जीवन कंट्रीब्यूट किया किसी भी विधा में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और उनकी सर्विसेज से देश को फायदा होना चाहिए। इज्जत देने का एक तरीका। हाँ, नहीं खाली इज्जत देने का नहीं, देश को लाभ देने का तरीका। एक तो है कि खाली भाई हमने किसी ने अच्छा किया, हमने उसको ऑनर कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन उस प्रतिभा का यूटिलाइजेशन हम राष्ट्र हित में कितना कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अदरवाइज कितना होता है कि किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो अगर कंट्रीब्यूशन देश के लिए हो सकता है, तो एक बड़ा सा यज्ञ है, उसमें आपकी आहुति क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो उसके माध्यम से हुआ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। ऐसे कि अब तक वो परंपरा, वरना होता भाई पहला एक्सपेरिमेंट था, फेल हो गया, बात ही खत्म हो गई, पर कईयों के लिए रास्ते खुल गए, और आज अच्छा लगता है जब बाकी लोग भी। जबरदस्त एक्सपीरियंस। और कहते हैं ना, एक शायर ने लिखा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो क्या खूब आपने क्या खूब आपने ट्रैवल किया अलग अलग मुल्कों के अंदर, और अपनी विधा के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुदा की रहमत। और मोक्षायतन योग संस्थान के माध्यम से, ये तो चलिए सरकार की तरफ से तो हम गए ही, मोक्षायतन योग संस्थान के माध्यम से भी लगभग 60 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और योग और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम इसी मोटिव के साथ काम करते हैं। हमारा टैगलाइन है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हम इस विश्व को कैसे एक बेहतर स्थान बना सकते हैं, उसकी तरफ प्रयासरत हैं। उसी प्रयास के तहत बहुत सारे और भी मैंने कहा ना, एक कैप आपने लगा रखी है, अलग अलग उसमें पंख नजर आते हैं। एक डांस थेरेपी की आपने जिक्र किया था, उस पर जरा रोशनी डालें कि कैसे वो अपनाई जाए और कैसे उसका और डेवलपमेंट हो देश के लिए। तो क्योंकि हमारी मैंने जैसे कहा, हम एक छोटे से शहर से आते हैं, तो जब ये हुआ कि भाई हमको शास्त्रीय नृत्य, संगीत, इसमें योग तो घुट्टी में मिला ही था, इसमें हमको शिक्षा लेनी है, और जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ सिलेक्शन हो, तो बात है कि भाई उस बार 10 लोगों 2500 में से 10 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें से एक जो है आचार्य प्रतिष्ठा।
तो बड़ा विरोध हुआ। जैसे मैंने कहा विरोध होगा, पहले उपहास होगा, छोटे से शहर से निकल के जाएंगे वहाँ है? तो परिवार में भी हो जाता है। बट अगर आपको जीवन में 3 लोग अगर आपके साथ है, आपके माता पिता और आपका जीवन साथी, तो समझिए आप हर संघर्ष को पार कर सकते हैं, हर संघर्ष पार किया जा सकता है। ये 3 सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए ही चाहिए। तो हम सौभाग्यशाली थे, हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम था जो लड़े एक समाज से नहीं जाएंगे। तो जब हमने हमारी विधिवत ट्रेनिंग हुई, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हम, मतलब एक तो पहली बार ऐसे शहर से निकल के आना और फिर गोल्ड मेडलिस्ट होना। तो हमने, क्योंकि योग घुट्टी में था, तो हमने जब शास्त्रीय नृत्य और संगीत का अध्ययन किया तो हमने उसके चिकित्सीय पक्ष को पकड़ा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हमें लगता है डायबिटीज इज समथिंग जो हमारे पैंक्रियाज एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन बॉडी में उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हमारा ब्लड में ही ग्लूकोज मिल जा रहा है, हम उसको डायबिटीज कह रहे हैं। पर इस पहलू पर किसी ने नहीं सोचा कि हमारा जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होता है, उसकी सिक्रेशन से हमारे इमोशंस प्रभावित होते हैं, और उस इमोशंस, जितना स्ट्रेस हम लेते हैं, उससे हमारे पैंक्रियाज प्रभावित होते हैं। तो जब ये पहलू देखा तो हमको ये समझ में आया कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, और वैदिक काल में इनके माध्यम से चिकित्साएं होती रही हैं। बस हमारी क्या आदत है कि जब हमारे एक शिष्य थे, वो यूएस से आए, एक डब्बा लेके, बड़ा अच्छा फैंसी सा और अच्छे से पैक हुआ है, उस पे लिखा है हेल्थ फूड $100। तो हमें लगा वाह, तो भाई बड़ी चीज है कोई। अब जब खोला तो निकला दलिया। अब वो 10 रुपए का जो मिल रहा था नुक्कड़ की दुकान पे, जब वो यूएस जाता है डब्बे में पैक होके $100 में और हेल्थ फूड के नाम से आता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब इसी तरह योग के साथ हुआ, इसी तरह नृत्य चिकित्सा के साथ हुआ, लेकिन फिर जो उसका भावनात्मक पक्ष है, जो उसका शारीरिक पक्ष है, जो उसका ब्रेन पे काम करने वाला पक्ष है। अब जैसे एक सिंपल सी बात, ये मुद्रा यहाँ है, ये नृत्य की मुद्रा है, यही मुद्रा यहाँ आ जाती है, योग की मुद्रा बन जाती है ना। ऐसी जो हमारे आसन हैं वो शास्त्रीय नृत्य में कर्ण कहलाए जाते हैं। अब हमारी गर्दन की पवन मुक्त क्रियाएं हैं, वो नृत्य में ग्रीवा भेद कहलाई जाती है। जो हम त्राटक की क्रियाएं करते हैं वो नृत्य में दृष्टि भेद कहलाई जाती है। तो इट वाज एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो फिर हमने उस पर और ज्यादा शोध किया और ज्यादा कार्य किया और उसको पूरे एक नृत्य चिकित्सा के रूप में लाए। और फिर मैं इसको कंक्लूड इससे करूंगी कि एक बहुत 2000 हम 17 साल के रहे होंगे, क्योंकि हम 13 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था हमने। सो हम टीचिंग, हम इंडिपेंडेंट थे। 13 साल की उम्र के बाद हमने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लिया जी। उस तब से आज तक। तो 13 साल की उम्र में सिखाने विरासत तो दे दी, अब रुपये भी चाहिए आपको। तो हम 17 साल के थे, हमारे पास एक डिप्लोमेट आया। तब तक हमको पता नहीं था डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेट क्या होते हैं, मे बी चीजें डेस्टाइंड होती हैं। तो नाम नहीं लूंगी किस देश के एम्बेसडर थे। तो वो बहुत टेंशन में थे। So he said, you know, teach me something that I can become stress free. And I'm taking so many medicines. इतनी सारी दवा ले रहे थे। तो हमने उनको थोड़ा सा ध्यान कराया, मेडिटेशन में लेके गए, और हमने उन्हें कहा आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको बचपन में करना सबसे ज़्यादा पसंद था। So he said, I used to play drums. So I said, for next 15 days, just take out 5 minutes and play drums. वो हंसने लगे, बोले आप मजाक कर रही हैं, you're joking? So I said, no, I'm not joking. Yes. बोला ओके। I said, do it as a medicine. He said, okay, fine. उन्होंने 15 दिन किया, सारी दवा छूट गई। हमारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत है हम बड़े हो गए, बड़े हो गए और हम भूल गए कि क्या करना हमें पसंद था। नाचना, गाना, कला, संगीत, ये हम सबके भीतर है। बस कोई बाथरूम में गा रहा है, कोई मंच पे गा रहा है। तो हम अगर थोड़ा सा समय इन विधाओं के लिए निकालें, आपके मेंटल स्ट्रेस इतना रिड्यूस हो जाता है दैट यू डोंट इवन रियलाइज इट। जो भी काम आपको, कॉमिक्स पढ़ना छूट गया ना, सब कुछ तो इसने ले लिया बेचारे ने। पहले पूछते थे भाई आप खाली कब होते हैं, कहते जी गाड़ी में जब बैठे होते हैं। हम अपने पेशेंट से पूछते थे, जो डिप्रेशन के पेशेंट सिर्फ गाड़ी में होते हैं तो खाली होते हैं। अब पूछ लीजिए तो कहेंगे नहीं जी गाड़ी में भी तो हम यही देख रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद आवरसेल्व्स, वो जरूरी है। अगर 5 सेकंड क्लियर रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है तो इमीडिएटली हाथ जो है फोन की तरफ जाता है। हाँ, ये तो आप चलाने वाले की बता रहे हैं, जो बैठा हुआ है वो भी तो यही कर रहे हैं ना, अपने लिए कहाँ समय निकाल पा रहे हैं इंसान। तो हम मशीनों के साथ रहेंगे, हम मशीन बन जाएंगे। आप सच बताइए, आपने खूबसूरत आंखें कब देखी थी आखिरी बार? ऐसी आंखें जो फोन में नहीं गड़ी हुई है। लोगों की आंखें बदल गई हैं।
आंखें मशीन जैसी हो गई हैं, शक्लें मशीन जैसी होती जा रही है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ समय बिता रहे हैं, वही बनते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन बंद कमरों से बाहर निकलिए, बाद में तो डब्बे में जाना ही है ना, अभी से क्यों डब्बे में घुसे हुए हैं। प्रकृति के साथ समय बिताइए, खुली हवा में सांस लीजिए, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए और याद रखिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि आपके पास सांस है। थोड़ा सा उसको देख लीजिए, इतना भी कर लेंगे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जो आपने कहा कि आखिरी बार आपने कब देखी थी खूबसूरत आंखें, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे पहले और शायद अभी भी देख रहा हूं। और हाँ, क्योंकि ये वाली आंखें मोबाइल में नहीं घुसी रहती हैं। जी हाँ, लेकिन ये बड़ा मैं एक गंभीर बात कह रहा हूँ कि बता दूं आपको नाजरीन को भी कि आचार्य प्रतिष्ठा इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैठी हुई हैं और बिना मेकअप के हैं ये। मेरे चेहरे पर मेकअप है और जब मेकअप उनको ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया, और मैं मेकअप से पहले ही उनकी आभा मंडल देखकर, उनकी एनर्जी देखकर, उनकी चेहरे की चमक देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस था कि मैं मेकअप लेकर आऊंगा और प्रतिष्ठा जो है बिना मेकअप की बैठी हुई है। आमतौर पर कैमरे को जरूरत होती है मेकअप की, कोई भी हम शो करें, कोई भी शूट करें तो मेकअप आवश्यक होता है, लेकिन आचार्य प्रतिष्ठा बिना मेकअप के बैठी हुई हैं और जो उनकी खूबसूरती है वो खुद ही अपने आप को बयां कर रही है। हाँ, इसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप सब भी अगर योग को जीवन में अपनाएंगे तो ऐसे बन सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम की भी आपने बात कही और 3 लोगों का आपने जिक्र किया, माता पिता, माँ बाप और आपके जीवन साथी। ठीक है, तो वालिद का तो आपके का जिक्र हुआ, भीष्म पितामह, योग के भीष्म पितामह, योग के भीष्म, और ये हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं, कहीं कहीं कि हमने ये टैग दे दिया। जी, भारत भूषण जी, और माँ का भी आप जिक्र करते हैं और जो जीवन साथी हैं उनका भी जिक्र करते हैं। हमारी परंपरा है इस शो के अंदर कि जो आपके सपोर्ट सिस्टम है उनका भी हम जिक्र करते हैं। हमारी माँ श्रीमती इष्ट शर्मा जी, और हम तो कहते हैं अगर आज आप हमें देख रहे हैं एक मजबूत नारी के रूप में, तो वो तो माँ से ही मिला है। वो नहीं होती तो ये संभव ही नहीं था। माँ ही आपको आकार देती है, माँ ही आपको जो आप हैं वो बनाती है। पिता तो फिर भी अपने कार्य में व्यस्त हैं, उनसे आप एक विधा की ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, पर आपको संस्कारों का बीजारोपण माँ करती है, तो माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। और फिर तीसरे हमारे पतिदेव धीरज सारस्वत जी, जिनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं। जीवन में गृहस्थ आश्रम में अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो आपके साथ साथ कदम से कदम, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूं तो तुम ना। जब तक आप 2 हैं प्रेम नहीं है, जब आप एक हैं, आप एक ही दिशा में चल रहे हैं, वही प्रेम घटित होता है। तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य रहा कि पति रूप में हमें ऐसे पति मिले कि वो भी इसी दिशा में हमारे साथ साथ हैं। और वही क्यों, आगे हमारी बिटिया, वो भी, वो 5वीं पीढ़ी है भारतीय योग परंपरा की। तो ये सिर्फ अच्छी किस्मत ही कहेंगे हम कि कुछ तो पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब औरत का जिक्र किया है, और हमें भी लगता है और इस कुदरत को भी लगता है कि औरत जो है बनाई गई, यानी कि श्रेष्ठ रचना है प्रकृति की बनाई हुई, और जिस तरीके से वो पूरी प्रकृति को लेकर चलती हैं, देश उनके पीछे चलते हैं, समाज उनके पीछे चलते हैं, घर उनसे चलते हैं, तो सलाम है औरत को भी, नारी को भी, हौसलों की उड़ान का भी। आचार्य प्रतिष्ठा एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी बात आप कर रही हैं, और जो परेशानी या मुश्किल खड़ी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अगर बीच में योग लेकर आया जाए, और किस तरीके के चैलेंजेस आप देख रही हैं और क्या रिकमेंडेशंस हो उनसे निजात पाने के लिए। बहुत ही बढ़िया, ये तो आपने, हम अक्सर अभी पीछे ही हमारा एक डिस्कोर्स था, तो हमने उसने कहा भाई तुम्हारी इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल हो चुकी है, इमोशंस बचे उनको सहेज लो। तो इमोशंस, मन का काम क्या होता है। हम जब हमारा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था कई साल पहले, तो एक साधक ने मन पे पूरा सेशन हुआ, तो उसने कहा आचार्य जी इस मन को खत्म ही क्यों नहीं कर देते। हमने कहा कोई अपेंडिक्स थोड़ा ना जो ऑपरेशन करके निकाल दोगे। मन को इसलिए खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मन का काम होता है महसूस करना। हवा चल रही है, दिख तो नहीं रही, वी कांट सी इट बट वी फील इट। हाउ डू वी फील इट? थ्रू आवर माइंड। आंख देख रही है, मन महसूस कर रहा है, कान सुन रहा है, मन महसूस। कोई गाना सुन के आप खुश हो जा रहे हैं, कोई गाना सुन के आपके आंसू आ जा रहे हैं, कैसे? मन महसूस कर रहा है। तो इमोशंस को जब तक आप नियंत्रित नहीं करेंगे, वो योग के माध्यम से होगा।
तो अब तो हर चीज़ तो आर्टिफिशियल हो गई है, ये ह्यूमन इमोशंस रह गए, इनको सहेज लीजिए, मशीन मत बनिए, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। जब आपके प्रियजन आपके पास आए, आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, फोन साइड में रख के उनकी आंखों में देखिए, पता नहीं अगली बार कब मौका मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हैं ये, भूल जाते हैं हम बस लगे हुए हैं। वो व्यक्ति जो दिन रात आपके लिए जी रहा है, आप उसको भी आंख उठा के नहीं देख पा रहे हैं। हम इस दौर में आ गए हैं, तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर मशीन, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मशीन फिर भी रहेगी, वो व्यक्ति कब चला जाए नहीं पता। ये छोटी छोटी सी चीजें अपना करके हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। 21 जून हम सभी जान रहे हैं किस तरीके से प्रतिष्ठित होता चला जा रहा है, और आप भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और ये शुरुआत कहते हैं ना कि पूर्व से होती है। एक नरेंद्र वहां थे और एक नरेंद्र पश्चिम के हैं, तो वो मिलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं इंसानियत को भी, अवाम को भी। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे बच्चों के लिए, क्या स्कूल्स में किस तरीके से एक पूरे तौर पर इसको मुस्तैदी के साथ लागू किया जाए कि हर बच्चा योग से, योग संस्कृति से लाभान्वित हो और उसको जाने और अपने जीवन के अंदर बेहतरी के लिए उसको अपनाए, तो क्या हो सकता है? जैसा कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे, पूरे विश्व में योग का परचम लहराया, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। एक नरेंद्र अब निकले और पूरे विश्व में योग का परचम लहराया। इतना बड़ा सौभाग्य पूरे देश के लिए कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप मना रहे हैं, और उसको भी अब 10 साल हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा ही हो गए। तो अगर हम विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए योग की बात करते हैं, बहुत परिवर्तन आया है। अब जुड़ भी रहे हैं, कई स्कूल्स में तो ये कंपलसरी भी हुआ, पर हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो पीटी का सब्जेक्ट ना बन के रह जाए। Exactly. कि बस आए और कसरत करी, खाना खा के भी कसरत कर रहे हैं, ये फिर योग के एथिक्स को खत्म कर देगा। यानी और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। तो आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि भाई हम योग की संस्कृति के हैं, जानते हैं कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की संस्कृति के, और बहुत कार्य हो रहा है, बहुत कार्य हो रहा है। लेकिन जब भी ये कार्य और आगे बढ़े तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों, जैसे जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा था, तो हमने अपने इंटरव्यू में यही बात कही कि बहुत बड़ी चीज़ है, हालांकि नहीं हो पाया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज है। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि महिला बस फेस है और पीछे चला पुरुष ही रहा है, तो फिर क्या फायदा है ना, जो अक्सर होता है। तो इसी तरह से योग हमने स्कूल्स में तो लागू कर दिया, बट वो एक पीटी सब्जेक्ट बन गया। बेल्ट लगा के बच्चे जो हैं और बेचारे खाना पीना खा के करें, वो नहीं होना चाहिए। तो योग को पूर्णता में और समग्रता में, नॉट जस्ट एज अ फिजिकल एक्सरसाइज, एज अ लाइफ स्टाइल, योग हमें जीना भी सिखाता है, मरना भी सिखाता है, कैसे जिए, कैसे देह त्यागे, ये सब योग हमें सिखाता है। खावत पीवत सोवत जागत नी को बिसर नहीं जाए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे जगें, कैसे बात करें, सब कुछ योग हमें सिखाता है। तो हम उस ही मॉड्यूल को बच्चों तक लेकर के जाएं, क्योंकि बच्चों को आज के, आपने एक वर्ड बोला एआई युग, ये कलयुग का मतलब, कल मतलब मशीन, कलयुग का मतलब होता है मशीनों का युग। हाँ, तो हम मशीनों के युग में बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे में अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को, ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन हेल्थ को कैसे सहेज सकते हैं, इसको लेकर के बच्चों के लिए भी इसको बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ एक एक्सरसाइज के फॉर्म में। बहुत कुछ अचीव किया आचार्य प्रतिष्ठा ने, और आज हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाई। उसी के दम पर मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ से आचार्य प्रतिष्ठा खुद को कहाँ देख रही हैं, क्या आगे के उनके प्लान्स हैं, हाँ। क्या ड्रीम्स हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सफर की शुरुआत तो होती है, हाँ। इब्तिदा होती है, इंतहा नहीं होती, हाँ। तो क्या इंतहा है आचार्य प्रतिष्ठा की? जीवन में एक समय तक आप बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, और फिर एक समय आता है जब आप बहुत गहरा उतरना चाहते हैं, और गहरा भी वही उतर सकता है जो ऊंचा उड़ा हो। कहते हैं ना, भाई मैंने सब त्याग दिया, भाई कुछ होगा तो त्यागेगा, पहले कुछ अचीव तो कर है कि फक्कर थे और हमने त्याग दिया, वो क्या त्यागना। तो जब आप बहुत ऊंचा उठ जाते हैं, अब गहरा उतरने की चाहत है कि हम और गहरा उतरें। ये विज्ञान इतना अद्भुत है, अंततः आप पूरी दुनिया को जान लीजिए पर आप स्वयं को ही नहीं जानते, तो आप क्या जान पाए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, है ना। तो समुंदर है तो है, मैं मगर प्यासा नहीं। तो जब तक आपका हाथ ऐसे है तब तक जीवन बहुत अच्छा है, जिस दिन ऐसे हो गया गड़बड़। तो योग हमको और गहरा उतरना सिखाता है। कार्य तो चलता ही रहेगा, आजीवन चलता रहेगा, पर हम साधना के स्तर में और गहरे उतर पाए,
वो कोशिश है। और एक कोशिश ज़रूर है कि जिस तरह से हम इस क्षेत्र में इतना काम कर पाए, अगर मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर पल वो था जब एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं और वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगते हैं और वो मुझे कहते हैं, मैंने अनेक भ्रूण हत्याएं की हैं, लेकिन जब से आपको डॉक्टर नहीं आम व्यक्ति, मतलब की है अपने घर पर, लेकिन जब से आपको सुनना शुरू किया, आप मेरी बेटी है और मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकती। बस मेरा जीवन तो सफल हो गया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी ये परिवर्तन आ सकता है तो कितनों के जीवन में आ सकता है। तो आप एक रोल मॉडल बने ऐसे लोगों के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे माध्यम से और बच्चियां और लड़कियां इंडिपेंडेंट हों, इस क्षेत्र में काम करें और उनको देखकर और बच्चियां मोटिवेट हों, ताकि ये जो कुचक्र है कि बच्चियां पैदा नहीं होनी चाहिए, बच्चियां लाइबिलिटी होती हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर हम ख़त्म कर पाएं तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो। मैं थोड़ा थम रहा था, एक लाइन है औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, और आपने जब बात कर दी यहाँ पर दोबारा से लाकर महिलाओं की, तो मैं बोल ही देता हूँ आपके सम्मान में भी, और हिंदुस्तान की तमाम वीरांगनाएं, तमाम औरतें जो घरों में भी काम कर रही हैं, वो भी, उनको भी हम वीरांगना ही कहते हैं। किसी न किसी स्तर पर वो स्ट्रगल करती हैं, संघर्ष करती हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, सरकारों में हो। तो उनके लिए ये दो लाइन की, यूं तो रहे सदा सदियों से, यूं तो रहे सदा सदियों से घूंघट के मीठे तालों में, वक्त पड़ा तो हमने भी तलवार उठाई हाथों में, हमने भी है रक्त चढ़ाया नर मुंडों के प्यालों में, नाम हमारा भी है शामिल वक्त बदलने वालों में। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो ये आपके सम्मान में और तमाम महिलाओं के सम्मान में ये बात। धन्यवाद। आखिरी मैसेज आपकी तरफ से नौजवानों के लिए, मास्टरी के लिए, और कुछ और कहना चाहें महिलाओं के लिए आप, तो आखिरी मैसेज हौसलों की उड़ान के जरिए। बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे भाई हैं, उनकी लिखी पंक्तियां हैं। अब जब हौसलों की उड़ान की बात हो रही है तो, पलटा परिंदा तो हारा न समझो, वो उड़ने से पहले पर तोलता है। हमारे बड़े भाई दिव्य निधि शर्मा की लिखी हुई पंक्तियां हैं कि पलटा परिंदा तो हारा न समझो, वो उड़ने से पहले पर तोलता है, मैं खामोश रहती हूँ सर चढ़ के फिर भी जमाने में मेरा हुनर बोलता है। तो अगर आप जो है ये देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आज महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं, अगर आज आचार्य प्रतिष्ठा हो सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकती हैं। तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। बस मैसेज यही है, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने, जीवन में मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहे। माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या बात कही है। अंदाजा बयां भी क्या खूब है। और वक्त हो गया है, अगर वक्त होता तो बहुत सारी बात और भी हो सकती है, लेकिन वक्त की पाबंदी है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और चलते हुए फिर से कह दूँ आपकी तारीफ में भी, सम्मान में भी, कि एक छोटे से शहर से निकलकर जब आप आती हैं और इतने बड़े कैनवास पर छा जाती हैं, बहुत कुछ दे रही हैं आवाम को, इंसानियत को, और जो हौसलों की उड़ान है उसकी जो टैग लाइन है वो भी बड़ी खूब है, और आप जैसी शख्सियतों के लिए ही उसको बनाया गया है प्रोड्यूसर के जरिए। वो यूं है कि रुक सके ना झुक सके, रुक सके ना झुक सके तू, इस तरह से उस गगन को मंजिलों को पा सके तू, गांव क्या ये शहर क्या है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। वाह, बहुत सुंदर, ये हौसलों की उड़ान। बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए, आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सुरखरू होते हैं दुनिया के इस शुमारे में राशिद और आचार्य प्रतिष्ठा के साथ, बस इतना ही। लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात, लेंगे आपसे इजाजत। लेकिन चलते हुए याद दिला दें कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, फिर होगी मुलाकात। आदाब। दीदी आपने पहले नहीं बताया।